अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गाइड पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ उर्दू, हिंदी और इंग्लिश अल्फाज का ज़ख़ीरा। तो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसको याद करना, याद रखना, जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका पहला जो लफ्ज़ है वो है तरीक़ेकार, और इसी का मुतरादिफ अल्फाज है अमल, और इसी को हिंदी में बोलते हैं कार्य विधि। इसका हिंदी क्या होता है? तरीक़ेकार का कार्य विधि। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसीजर। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना बहुत ही अहम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा आपका जो लफ्ज़ है वो है नाजायज़। नाजायज़ को हिंदी में बोलते हैं अमान्य और इंग्लिश में बोलते हैं इनवैलिड। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, याद रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे लफ्ज़ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और तीसरा लफ्ज़ है आपका इंतज़ाम, या दूसरा इसका जो मुतरादिफ अल्फाज है वो है शिक़, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रावधान। हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक को प्रावधान, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोविज़न। ये बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है, पार्लियामेंट्री वर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब भी कोई कानून वगैरह बनता है तो बोलते हैं प्रोविज़न और प्रावधान और इंतज़ाम और शिक। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है कानून बनाते वक्त। तीसरा आपका चौथा जो लफ्ज़ है आपका वो है मुफक्किर। मुफक्किर मतलब गौर फिक्र करने वाला, जो बहुत ज़्यादा समाज के बारे में, कौम के बारे में सोचता, उसको क्या बोलते हैं? मुफक्किर। और इसका जो हिंदी लफ्ज़ है वो है चिंतक। चिंतक भी मुफक्किर ही का मतलब मुफक्किर का मीनिंग है, यानी सोचने वाला, बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला, बहुत ज़्यादा फिक्र करने वाला, जो अपने समाज के बारे में, अपने कौम के बारे में सोचता हो। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं थिंकर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिंकर, हिंदी में चिंतक, और उर्दू में बोलते हैं मुफक्किर। आपका पांचवा लफ्ज़ है मुअत्तली। मुअत्तली मतलब किसी चीज़ से मुअत्तल कर देना, हटा देना, ये होता है मुअत्तल करना। इसी से बनता है मुअत्तली, यानी किसी ओहदे पे कोई था, किसी पोस्ट पे था, उसको वहाँ से मुअत्तल कर दिया, यानी हटा दिया। कोई टीचर है, उसके लिए कोई सस्पेंशन का लेटर निकल गया, निलंबन का लेटर निकल गया, मुअत्तल हो गया, तो उसी को बोलते हैं मुअत्तली। और ये मुअत्तली मुअत्तल से बना है। इसका हिंदी होता है निलंबन, और इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन कर देना यानी सस्पेंड कर देना, जो अक्सर आप सुनते हैं ये वर्ड कि सस्पेंड कर दिया गया है, उसी को जो उसका नाउन होगा यानी इस्म होगा वो होगा सस्पेंशन। आपका छठा जो लफ्ज़ है वो है तरक्की ओहदा। इसको कैसे क्या बोलेंगे? तरक्की ओहदा। तो तरक्की ओहदा जैसे कोई जॉब कर रहा होता है, वहाँ पे उसका मतलब जैसे लेवल 5 में होता है तो फिर लेवल 6 में चला जाता है। जैसे आजकल हम लोग जो हम हैं वो असिस्टेंट ट्रांसलेटर हैं, जो 3 साल के बाद हमारा तरक्की ओहदा होगा, तो अभी लेवल 5 है हम लोगों का, तो लेवल 6 में जब जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? तरक्की ओहदा। उसी को बोलते हैं हिंदी में पदोन्नति, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रमोशन। जैसे एक लेवल से दूसरे लेवल में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन। उसी को उर्दू में बोलते हैं तरक्की ओहदा, और हिंदी में बोलते हैं पदोन्नति। तो दोस्तों, इसको आप याद करते वक्त, मतलब इसको देखते वक्त आप अपने जहन में दोहराते भी रहें ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। और उसके बाद आपका है सातवां जो लफ्ज़ है वो है रिवायत। रिवायत बहुत ही अहम लफ्ज़ है, इम्पोर्टेंट है, और इसी को हिंदी में बोलते हैं परंपरा। ये सब लफ्ज़ ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, पूछा जा सकता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिशन। उसके बाद आठवां जो लफ्ज़ है आपका वो है इखराज। इखराज का जो हिंदी होता है निर्वहन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्चार्ज है। जैसे कोई मरीज़ है, बीमार पड़ गया, वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ, फिर वहाँ से जब उसका इलाज कंप्लीट हो जाता है तो उसको डिस्चार्ज किया जाता है, यानी निर्वहन किया जाता है, वहाँ से इखराज किया जाता है। तो ये इखराज जो लफ्ज़ है
वो उसको हिंदी में निर्वहन बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे डिस्चार्ज है। जैसे पेशेंट को जब हॉस्पिटलाइज होता है, फिर उसका इलाज जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, उसको निर्वहन किया जाता है, उसका इखराज किया जाता है। यही है इखराज लफ्ज़। नवा लफ्ज़ है आपका हामी और हिमायती। यहाँ जमाती हो गया, ये क्या है, हिमायती है। ये क्या है, हिमायती। हामी हिमायती यानी हिमायत करने वाला। इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षधर। हिमायती को हिंदी में क्या बोलते हैं, पक्षधर, और इंग्लिश में बोलते हैं सपोर्टर। सपोर्टर तो बहुत ही आम लफ्ज़ है जो आपको हर जगह सुनने को मिल जाता हो, क्योंकि मैं फलां चीज़ का फलां का सपोर्टर हूँ। जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में कोई गुजरात का सपोर्टर है, कोई मुंबई इंडियंस का सपोर्टर है, और कोई बेंगलुरु का सपोर्टर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सपोर्टर। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, पक्षधर, और उर्दू में बोलेंगे हामी हिमायती। जैसे आईपीएल में अक्सर बच्चे क्या होते हैं, सपोर्टर होते हैं, मुंबई इंडियंस का या गुजरात टाइटंस का या कोलकाता नाइट राइडर्स का, ये इसको बोलते हैं सपोर्टर। उसके बाद है 10वां जो लफ्ज़ है आपका, वो नामजदगी है। नामजदगी क्या होता है, जैसे कोई इलेक्शन आता है, इलेक्शन में जो नेता लोग होते हैं वो जाके अपना जो पर्चा दे के अपना नामजदगी कराते हैं, नॉमिनेशन देते हैं, उसी को नामजदगी बोलते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं मनोनयन। क्या बोलते हैं हिंदी में, मनोनयन, और इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेशन। आगे देख लेते हैं 11वां लफ्ज़ है आपका सहाफत। सहाफत को हिंदी में बोलते हैं पत्रकारिता। ये बहुत ही मतलब प्रचलित लफ्ज़ है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं जर्नलिज्म। क्या बोलते हैं, जर्नलिज्म। आगे देख लेते हैं जो आपका 12वां लफ्ज़ है वो है बुनियादी। बुनियादी का जो हिंदी होता है वो मूलभूत होता है। बुनियादी मतलब जो बुनियादी चीज़ें होती है, जो मूलभूत चीज़ें होती है, जो ज़रूरी होता है। जैसे एक मकान के लिए बुनियादी चीज़ें क्या है, वो बुनियादी चीज़ें ईंट है, पत्थर है, उसके बाद आपका सीमेंट है, बालू है, तो वो बुनियादी चीज़ें हैं, उसी को बोलते हैं मूलभूत। और इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। फंडामेंटल को हिंदी में मूलभूत और उर्दू में क्या बोलते हैं, बुनियादी। आपका 13वां लफ्ज़ है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है तख्लीकी। तख्लीकी, और इसको दूसरा जो मुतरादिफ लफ्ज़ है वो तामीरी भी बोल सकते हैं। तख्लीकी और तामीरी जो समझना थोड़ा टफ होता है, तो तख्लीकी बस इतना समझ लीजिए कि जो इंसान अपने अंदर जो सलाहियत है उसको निकाल कर कोई नया चीज़ क्रिएट कर दे, नया चीज़ बना दे, उसी को बोलते हैं तख्लीकी सलाहियत, तामीरी सलाहियत। तो तख्लीकी और तामीरी, जो जिस इंसान के अंदर तख्लीकी सलाहियत होती है या तामीरी सलाहियत होती है वो बहुत आगे जाता है। इसी को हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक, और इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिव। क्रिएटिव यानी क्रिएटिविटी, जैसे मतलब एक ऐसा चीज़ बना देना जो पहले से ना बना हो। जैसे एक बैग है, बैग में पहले तो सिंपल बैग होता था, उसमें एक चक्का लगा दिया ताकि लोगों को उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में, ले जाने में आसानी हो, तो वो हो गया क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिव चीज़ हो गया। इसी को बोलते हैं तख्लीकी। आपका जो 14वां वर्ड है वो है इमलाक, जायदाद। इमलाक मतलब मालो दौलत, जायदाद भी मालो दौलत। इसी को हिंदी में बोलते हैं संपदा, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो आप जानती हैं, बहुत ही आम लफ्ज़ है, प्रचलित लफ्ज़ है, हर लोग जानते हैं। उसके बाद जो है आपका 15वां वर्ड है जंग, लड़ाई। जंग और लड़ाई मुतरादिफ लफ्ज़ है। इसी को हिंदी में बोलते हैं संग्राम, और इंग्लिश में बोलते हैं बेटल। जैसे बेटल ग्राउंड यानी जंग का मैदान, तो बेटल मतलब जंग, और हिंदी में संग्राम, और उर्दू में जंग या लड़ाई। आपका 16वां जो लफ्ज़ है वो है फ़आलियत। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है फ़आलियत, सरगर्मी। ये अगर फ़आलियत लफ्ज़ दे दिया जाए एग्ज़ाम में तो समझने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए फ़आलियत को समझ लीजिए, कोई इंसान बहुत ही फ़आल होता है, यानी किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर, हर काम को मतलब अच्छे तरीके से करना जानता है, उसी को फ़आलियत बोलते हैं, सरगर्मी बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं सक्रियता, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिविटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसका जानना आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर, और क्लास कैसा लगता है। 17वां जो लफ्ज़ है
वो है आपका मुआयना या जांच। तो मुआयना और जांच जो है ये सिमिलर वर्ड है, मतलब मुतरादिफ अल्फाज है। इसी को हिंदी में बोलते हैं अवलोकन और इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पेक्शन। जैसे इंस्पेक्शन स्कूल का इंस्पेक्शन होता है, जैसे डीओ आते हैं या डीपीओ आते हैं या बीओ आते हैं, वो स्कूल का अचानक इंस्पेक्शन कर लेते हैं, यानी उसी को हिंदी में बोलेंगे अवलोकन करना, या उर्दू में बोलेंगे मुआयना करना या जांच करना। 18वां जो लफ्ज़ है आपका वो है आमिला। आमिला का मतलब हिंदी में होता है कार्यकारिणी और इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। यानी अगर कोई काम हो रहा है उसमें 10 लोग हैं तो वो क्या हो गया, आमिला या कार्यकारिणी, और इसी को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव। आपका 19वां जो लफ्ज़ है वो है नासे, या नासे मतलब नसीहत करने वाला, या वाइज, ये भी दोनों सिमिलर वर्ड है। तो वाइज मतलब भी क्या हो जाएगा आपका वाज करने वाला, यानी अच्छी बातें बताने वाला, और नासे मतलब नसीहत करने वाला, अच्छी बातें बताने वाला। इसी को हिंदी में बोलेंगे उपदेशक। बहुत सारे लोग हैं जो नासे बने होते हैं और वाइज बने होते हैं, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीचर, यानी कि अच्छी बातों को दूसरे तक पहुंचाना। तो ये इसको बोलते हैं प्रीचर, नासे, वाइज या उपदेशक। आपका 20वां जो लफ्ज़ है वो है फलाह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है जो कि आमतौर पे यूज़ होता है, और ये मतलब कि दफ्तरी भाषा या लफ्ज़ है या भाषा कह सकते हैं, या इंग्लिश में वर्ड कह सकते हैं। तो फलाह का जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसी को बोलते हैं कल्याण, और इंग्लिश में बोलते हैं वेलफेयर। जैसे ब्लॉक वगैरह में और ज़िला लेवल पे कल्याण ऑफिसर होते हैं, फलाह ऑफिसर होते हैं। उसके बाद 21वां जो लफ्ज़ है आपका वो है तफ्तीश। तफ्तीश का मतलब ही जांच होता है, जांच पड़ताल होता है, जानना होता है किसी चीज़ को अंदर तक, मतलब जानना, और इसी को हिंदी में बोलते हैं जांच पड़ताल, और इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। यानी किसी कोई केस हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जांच पड़ताल होता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है कि आखिर सच्चाई क्या है। उसी को उर्दू में क्या बोलेंगे, तफ्तीश। उसके बाद 22वां लफ्ज़ है आपका रहनुमाई, और रहनुमाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, नेतृत्व बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं लीडरशिप। इसीलिए मतलब कि जो लीडर होता है, मतलब जो आपको मतलब एमपी, एमएलए, मुखिया ये सब होता है, उसको रहनुमा भी बोलते हैं, या उसी को इंग्लिश में या लीडर भी बोलते हैं। तो उसी से बना लीडर से लीडरशिप, यानी नेतृत्व, रहनुमाई, यानी नेतृत्व करना समाज का, रहनुमाई करना, और उसी से मतलब रहनुमा बना है, रहनुमा से रहनुमाई। उसके बाद आपका जो 23वां लफ्ज़ है वो है मुखालिफ। मुखालिफ का जो हिंदी होता है वो होता है प्रतिद्वंदी, यानी आपके जो मुखालिफ होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिद्वंदी बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अपोनेंट। क्या बोलते हैं, अपोनेंट। जैसे खेल में भी जो फुटबॉलर होता है उसका कोई अपोनेंट होता है, यानी प्रतिद्वंदी होता है, उसका मुखालिफ होता है, और जो उसको टक्कर देता है उसको अपोनेंट बोलते हैं। उसके बाद 24वां आपका जो लफ्ज़ है वो है नाजुक। नाजुक का हिंदी होता है गंभीर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल। जैसे अगर किसी शख्स का या व्यक्ति का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसका जो उसकी हालत जो होती है बहुत नाजुक होती है, गंभीर होती है और क्रिटिकल होती है। तो ऐसे वक्त में ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, और हिंदी में बोलेंगे बहुत ही गंभीर है, और इंग्लिश में बोलेंगे उसकी हालत जो है, उसकी सिचुएशन जो है बहुत ही क्रिटिकल है, यानी कि मौत और हयात के बीच में वो इंसान क्या कर रहा है, झूल रहा है। तो ऐसे वक्त में क्रिटिकल वर्ड का यूज़ होता है। अब 25वां जो लफ्ज़ है वो है मंगनी। मंगनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मंगनी भी बोलते हैं और सगाई भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इंगेजमेंट। क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट। और 26वां जो लफ्ज़ है वो आपका वो है इम्तियाजी हक, और इसी को बोलते हैं मुराआत, और इसी में इसको हिंदी में बोलेंगे विशेषाधिकार, और इंग्लिश में बोलेंगे प्रिविलेज। यानी बहुत सारे लोगों को प्रिविलेज मिला होता है, विशेष अधिकार होता है, इम्तियाजी हक होता है, यानी उसको मुराद मिला होता है। तो ऐसे वक्त में ये लफ्ज़ यूज़ होता है, यानी इम्तियाजी हक, यानी दूसरों से अलग उसको हक मिला होता है, उसी को बोलते हैं इम्तियाजी हक या मुराद, और हिंदी में विशेषाधिकार, यानी कुछ अलग हटके अधिकार मिला होता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रिविलेज। आपका जो 27वां लफ्ज़ है वो है मुज़व्वजा। मुज़व्वजा मतलब
हिंदी में विहित और इंग्लिश में बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड, तो प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, यानी प्रिस्क्राइब्ड करता है, यानी कुछ दवाई लिखता है, तो उसी को मुजव्वज़ा बोलते हैं, यानी तजवीज़ करदा दवाई। मुजव्वज़ा का मतलब तजवीज़ करके कोई दवाई देता है, या उसी को हिंदी में बोलेंगे विहित और उसी को बोलेंगे प्रिस्क्राइब्ड। यानी आपके प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर जो लिखता है वो प्रिस्क्राइब्ड होता है, यानी वो लिखा हुआ होता है कि आपको ये दवाई खानी है, तो उसी को उर्दू में बोल देंगे मुजव्वजा, और हिंदी में बोलेंगे विहित और इंग्लिश में बोलेंगे प्रिस्क्राइब्ड। आपका 28वां वर्ड है मुतबादिल। मुतबादिल का जो हिंदी होता है वो होता है विकल्प, और इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव। आपका 29वां जो लफ्ज़ है वो क्या है? नजरे सानी। नजरे सानी को हिंदी में बोलते हैं पुनर्विचार, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकंसिडरेशन। यानी कोई केस होता है और उसमें कोई जजमेंट हो जाता है, तो फिर नजरे सानी के लिए रिव्यू पिटिशन होता है, तो उसी को नजरे सानी बोलते हैं, उसको फिर से पुनर्विचार बोलते हैं, रिकंसिडरेशन बोलते हैं। आपका जो 30वां जो लफ्ज़ है वो है कसाफत। कसाफत को हिंदी में बोलते हैं घनत्व और इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। जैसे अगर कोई बर्फ़ है तो बर्फ़ में और पानी के मुकाबले में बर्फ़ में जो कसाफत ज़्यादा होती है, यानी घनत्व, यानी उस गाढ़ा ज़्यादा होता है, यानी कसाफत ज़्यादा होती है, इसी को हिंदी में बोलेंगे घनत्व। यानी कि बर्फ़ में घनत्व ज़्यादा होता है और पानी में घनत्व कम होता है, और इंग्लिश में इसी को बोलेंगे डेंसिटी। यानी कि एक बर्फ़ के एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हैं कि बर्फ़ में क्या होती है, कसाफत ज़्यादा होती है और पानी में कसाफत कम होता है, तो इसी को बोलते हैं कसाफत, और हिंदी में बोलेंगे घनत्व और इंग्लिश में बोलेंगे डेंसिटी। तो दोस्तों, आज का रहा आपका ये क्लास। तो आपको कैसा लगा हमारा क्लास, आप कमेंट में करके या कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।